तो आप सभी ने व्हाट्सएप पर कमेंट कर करके मतलब सॉरी इंस्टा पर कमेंट कर करके भैया जल्दी से हमारा अर्थशास्त्र का वीडियो और ले आओ, क्योंकि जो फिजिक्स का वीडियो था वो बच्चों को मतलब जो हम लोगों ने व्हाट्सएप पर उनको प्रोवाइड पेपर कराया है एक ग्रुप पर। तो अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन नहीं हुए हो तो सबसे पहले व्हाट्सएप पर ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप में पहले ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। और अब रही बात, देखो मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा, तो उसी का आया है क्योंकि फिजिक्स का हम लोगों ने एक पेपर प्रोवाइड कराया बच्चों को, और वो पेपर देखकर ही समझ गए थे कितना ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है ना, कितना ज़्यादा, समझ रहे हो। तो उसी के लिए आपको अब जो ये नेक्स्ट पेपर आए हैं हमारे पास अर्थशास्त्र के, ये कुछ इंग्लिश के पेपर आए हैं कक्षा 9, ये 10th का है, 9th का है, ये नहीं 10th का ये पेपर आ गया है, और ये 12th का अर्थशास्त्र का पेपर आ गया है। तो वो अब आपको कैसे करने हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको इस बुक में हमने टिक कर लिए हैं जो जो आपके क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से टिक करवा देते हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखो हमारा जो अर्धवार्षिक में सिलेबस आना है वो आना है इतना, ठीक है। कितना आना है, बाजार तक, यानी कि पहला चैप्टर परिचय आ जाएगा, दूसरा उपभोक्ता के व्यापार का सिद्धांत, तीसरा उत्पादन, चौथा पूर्ण प्रतिस्पर्धा, पांचवा बाजार संतुलन। अब इसमें जो आपके क्वेश्चन है वो आपके टोटल 4 सेट हैं। 4 सेट में एक सेट आपका बिल्कुल फिक्स है कि आना कंफर्म है, वो व्हाट्सएप पर आपको इन्फॉर्मेशन में पेपर मिल जाएगा अगर जो भी आएगा। लेकिन जो वो पेपर है डायरेक्ट पेपर तो दिखा नहीं सकते, है ना, उसके लिए आपको यहाँ पर उन पेपरों के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ दिखाए जाएंगे और डायरेक्ट आपको उसमें करना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन 100% श्योर है, आना है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अब आपको इसमें से लिखना कितना है वो भी जान लो। देखो इस क्वेश्चन में तुम लोगों को कितना लिखना है, सबसे पहले तो डालना है हेडिंग अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ये यहां से लिखना है, फर्ग्यूसन तथा क्रिप्स के अनुसार प्रत्येक अवस्था के कुछ प्रत्येक अवस्था को कुछ मौलिक निर्णय लेने होते हैं। उनके अनुसार ये निर्णय प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, दूसरा हो गया किस प्रकार उत्पादित किया जाए, और तीसरा हो गया उत्पादन में उत्पादन को कौन प्राप्त करेगा। अब आपको इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है कि इनके बारे में पूरा, क्योंकि देखो आपको एक चीज क्लियर कर दें कि ये आंसर जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इतना ही पूछा गया है। आपको जो इतना बड़ा आंसर दिख रहा है ना, इसको पूरा डिटेल में नहीं पूछा जाता है अभी तक। जितना भी अभी तक अपन ने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे, और ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का पूछा गया है सेट में, ठीक है, इस वाले सेट में। तो आपको उस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी, जो हमने इस वाले सेट में देख लिया है। दो सेट में ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो आप इजिली इसको इतना ही याद कर सकते हो, ठीक है, मतलब फर्ग्यूसन तथा क्रिप्स की, या आपके पास जो भी डेफिनेशन हो आप वो याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आप कंफर्म कर लो, लेकिन 3 क्वेश्चन में आपको ये 3 क्वेश्चन ही पूरे कंप्लीट करना नहीं है इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि देखो आप लोग ये भी देख सकते हो 2023 में आया है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण, और साथ में ये 2020 में आया है आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण, ठीक है। लेकिन आपको त्रैमासिक में इन जो सेट में है, सेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ज्यादा, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, और ये अर्धवार्षिक के 2 सेट में कॉमन क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको रखा मिलने वाला है कल के पेपर के दिन। कौन सा क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्यों क्या होता है कि ये छोटे अंशों का अध्ययन करता है, मतलब छोटे पार्ट सोसाइटी के कामों के लिए, मतलब जो नॉर्मल काम रहते हैं उनके लिए किया जाता है, व्यक्ति विशेष के लिए, है ना। और जो समष्टि अर्थशास्त्र रहता है वो किसके लिए किया था, संपूर्ण आर्थिक प्रणाली, समाज के लिए ये समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, मतलब बहुत बड़े एरिया, बहुत बड़े पार्ट के लिए। जो सेकंड पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, अब आपको इसको रटना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रटना नहीं है, इसको समझ लो, एक बार समझ लो, साल भर के लिए फ्री हो जाओ। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें क्या होता है, वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत, इन सब का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल सा जो वस्तु की कीमत है, जो उत्पादन के साधन, मतलब जिससे उत्पादन बन रहा है, मान लो कि आपको कुछ बैग खरीदना है, ठीक है, नहीं मान लो ये हाइलाइटर खरीदना है, ठीक है। अब हाइलाइटर को अपन ने खरीदना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो इस वस्तु की कीमत यानी कि जो हाइलाइटर की कीमत होगी, और साथ में हाइलाइटर को बनाने के लिए जो मशीन यूज की होगी उसकी कीमत, ठीक है। इस तो ये जैसे हाइलाइटर बना तो ये किस में आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में।
लेकिन वहीं पर समष्टि अर्थशास्त्र में जैसे कुल रोजगार, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, जैसे हमें कोई भी चीज कंट्रोल की मिलती है, तो आप लोगों ने देखा होगा, खासकर एमपी बोर्ड का पेपर है तो एमपी में अभी कंट्रोल की चीजें मिलती हैं, गेहूं, अनाज, है ना, दाल, ये सब चीजें कंट्रोल में मिलता है, तो वो किस में आ जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में, जिसमें राष्ट्र हित के लिए कुछ हो। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में विभाजित करने की एक प्रक्रिया है या एक करने की क्रिया संपन्न होती है, और समष्टि अर्थशास्त्र में योग करने की क्रिया होती है। साथ में नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है, कीमत सिद्धांत है। ये पॉइंट, ये जो ना है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आपको रखा जरूर मिलने वाला है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है, तो है कीमत सिद्धांत, और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है, वो है राष्ट्रीय आय। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने मिलने वाला है। इधर पर अगर हम लोग चाहें कि अगर ऑब्जेक्टिव में देखें तो ऑब्जेक्टिव में आपको एक क्वेश्चन है जो कि आपको मिल सकता है, वो कौन सा है कि आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है किससे, व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारा संबंधित है व्यक्तिगत मात्राओं से। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग याद कर लेना। ठीक है, और ये भी देख लो कि ये 2023 में ये जो ऐसी गाइडें आती हैं ना, ये इसीलिए हेल्पफुल रहती हैं क्योंकि ये हमें बताती हैं कि ये पिछले साल आया है, तो इससे हमें क्या होता है कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन है उसका ये पता चल जाता है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसे और अच्छे से याद करना है ना, तो ऐसी गाइडें ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और इस चैप्टर से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब आनी क्योंकि देखो त्रैमासिक परीक्षा है, फर्स्ट चैप्टर का इसमें जो वो होने वाला है लोड, वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये क्वेश्चन रखा मिल सकता है आपको, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा बोल देगा या व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है, ये आंसर आपको करना ही करना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवसर लागत से क्या आशय है, और साथ में उत्पादन संभावना वक्र क्या है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है कि चुनाव की सूची को बताता है। जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो क्या होता है, चुनावों की सूची को बताता है। ये क्यों, क्योंकि जो अर्थशास्त्री होते हैं ना, वो केंद्रीय समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रायः इस प्रकार के रेखाचित्र का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के रेखाचित्र का, उत्पादन संभावना वक्र। क्यों करते हैं, चुनावों की सूची को बताने के लिए। याद हुआ, जो प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार क्या होता है कि अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्राय इस प्रकार के रेखाचित्र का प्रयोग करते हैं। कौन से रेखाचित्र, उत्पादन संभावना वक्र। किस लिए, चुनावों की सूची को बताने के लिए। ठीक है, बहुत इजी था आंसर। इसी को क्या कहते हैं, जो समय विशेष पर अर्थव्यवस्था को उत्पादन संभावना से प्रदर्शित करती है। बहुत इजी तरीके से आंसर याद हो गया। अवसर लागत किसे कहते हैं, देखो यहाँ पर हम आपको रटवाएंगे नहीं, यहाँ पर हम आपको समझवाएंगे। ठीक है, आप कभी भी नहीं भूलोगे इस आंसर को। अवसर लागत क्या है, तो एक कार्य के चयन द्वारा विकल्प अवसर के त्याग का मूल्य कार्य विशेष की विकल्प लागत होती है। मान लो, ठीक है, मान लो एक ये पेन रखा है, ठीक है, एक कार्य के चयन द्वारा, मान लो एक इस पेन को हमने, मान लो हमें लिखना है एग्जाम कॉपी में, तो हमने एक ये वाला पेन लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने एक लिया ये हाइलाइटर। ठीक है, हाइलाइटर लिया। अब इसके बाद हमने देखा कि ये जो विकल्प अवसर है ये हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है लिखने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, विकल्प अवसर के जो त्याग का मूल्य कार्य विशेष की विकल्प लागत, अब इसका जो मूल्य है ये क्या हो जाएगी, कार्य विशेष की विकल्प लागत। मतलब जो विकल्प अवसर लागत, जो एक्स्ट्रा लागत है, एडिशनल है, वो इसको क्या कहते हैं, अवसर लागत। कितने इजी तरीके से याद हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई ना, कोई परेशानी नहीं आई। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था से क्या आशय, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था से क्या आशय, बहुत इजी तरीके से आंसर करेंगे। तो अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों का सही शोषण एवं व्यवहार, क्या है, साधनों का सही शोषण एवं व्यवहार की व्यवस्था करता है। प्रोफेसर ए.जे. ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था से आशय ऐसी प्रणाली से जिससे लोग जीविका प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, जीविका प्राप्त करते हैं। अब अर्थव्यवस्था है क्या चीज, आपको पता है,
अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है मतलब जिससे कोई मानव है उसकी आवश्यकताओं की अपन लोग पूर्ति कर सके। मतलब कोई भी चीज से जो सरकार प्रोवाइड कराती है उससे मानव की क्या होती है, जीविका मिलती है, उसे जीविका प्राप्त होती है, वही अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है वेरी मोस्ट क्वेश्चन कि आर्थिक क्रियाएं तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर। गाइस ये बहुत बिल्कुल मिलने वाला है। देखो यहाँ पर ये भी 2019 में आ चुका है, तो आप समझ जाओ कि भैया जो बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल भी ऐसे मत लेना, ऑन अ सीरियस नोट बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले। मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो। ठीक है, यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर। तो मनुष्य की वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना है या मुद्रा रूपी मापदंड से मापी जा सकती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, और जो अनार्थिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं, जो मुद्रा रूपी मापदंड से नहीं मापी जा सकती, वो क्या होती है, अनार्थिक क्रियाएं। अब एग्जाम्पल के रूप में एक श्रमिक है या एक मजदूर है, उसका मजदूरी पर खेत में काम करना आर्थिक क्रिया है। मतलब एक आदमी है जो एक खेत में काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, आर्थिक क्रिया, क्योंकि उसे धन कमाना है ना। अब माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना अनार्थिक क्रिया है। अब एक माँ जो पुत्र की देखभाल करती है उसे थोड़ी ना उसके पैसे मिलते हैं, वो क्या आ जाएगी, अनार्थिक क्रिया। शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना। अब जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है, शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना या बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसे उसके पैसे मिलते हैं, तो वो किस में आएगी, आर्थिक क्रिया में। अब अनार्थिक क्रिया में क्या आ जाएगा कि माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना क्या हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को, मतलब शिक्षक ही के जैसे अपने पुत्र को घर पर पढ़ाना, ये क्या हो जाएगी, अनार्थिक क्रिया। इजी याद हुआ, सही था आंसर। चलो अब गाइज आपको क्या करना है कि ये तो हो गए हमारे मेन हमने 3-4 क्वेश्चन बता दिए जो कि आपको आने हैं, ये जो सेट हैं इनमें। ठीक है, अब लेकिन गाइज आपको एक काम करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ। ऑन अ सीरियस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कुछ भी होता है, मैं आपको जल्दी से वीडियो में बता दूंगा, तो बस वहां पर आप सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। वीडियो बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो।